हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गास थ्योरम का ये वीडियो नंबर है 3rd और इसमें हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गास थ्योरम के अनुप्रयोग। तो इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गास थ्योरम के 2 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। यदि उन वीडियो को फ्रेंड्स आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। यूट्यूब पे टाइप करिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गास थ्योरम 01 फिजिक्स विद पवन दीक्षित या 02। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गास थ्योरम के वीडियो 3rd में गास थ्योरम के अनुप्रयोग। गास थ्योरम के अनुप्रयोग में पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो फ्रेंड्स, हम मानते हैं हमारे पास ये कोई रेखीय आवेशित तार है। ये फ्रेंड्स हमारे पास कोई रेखीय आवेशित तार है जिसके बिंदु O से R दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र को R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। R दूरी पर स्थित कोई बिंदु हमारा P है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र को बताना है। तो ये एक समान रूप से आवेशित रेखीय आवेशित चालक तार है। रेखीय आवेशित तार है। ये कोई हमारा वायर है तो जिसके बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताना है। तो हमने बिंदु O से समान दूरी पे 2 अल्पांश अवयव A1 और A2 लिए। 2 अल्पांश अवयव फ्रेंड्स लिए। ये अल्पांश अवयव है A1 और उतनी ही दूरी पर दूसरा अल्पांश अवयव लिया A2 जिसकी लंबाई कितनी है dl लेंथ। dl लेंथ के 2 अल्पांश अवयव हमने लिए और इनको यदि हम यहाँ से मिला दें तो इन अल्पांश अवयवों के कारण बिंदु P पर तीव्रता इस A1 अल्पांश अवयव के कारण बिंदु P पर तीव्रता dE1 और इस अल्पांश अवयव A2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता dE2 होगी या नहीं होगी। हमने 2 अल्पांश अवयव बिंदु O से समान दूरी पे 2 अल्पांश अवयव एक A1 और एक A2 लिया जिसकी लेंथ dl है और इसके कारण बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो A1 के कारण वैद्युत क्षेत्र dE1 तथा इस A2 के कारण वैद्युत क्षेत्र dE2 होगा। ठीक है। अब यदि हम इन ये अल्पांश अवयव परिमाण में समान होंगे। ये अल्पांश अवयव dE1 और dE2 जो वैद्युत क्षेत्र इस अवयवों के कारण ये जो वैद्युत क्षेत्र dE1 और dE2 है ये परिमाण में समान होंगे। यदि इन dE1 और dE2 के यदि हम घटक वियोजित करें तो हम यदि इसको आगे की ओर बढ़ाएं और ये हमारा एंगल थीटा और ये भी हमारा एंगल थीटा है तो ये इसके एकांतर, इस बिंदु P को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये भी हमारा एकांतर कोण से ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये भी हमारा एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो यदि हम dE1 के कंपोनेंट को वियोजित करें तो dE1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कितना हो जाएगा dE1 cos थीटा। ये होगा क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक इस डायरेक्शन में dE1 sin थीटा होगा। ठीक है। dE1 का क्षैतिज घटक dE1 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक dE1 cos sin थीटा होगा। अब dE2 के यदि घटक को वियोजित करें तो इसका क्षैतिज घटक dE2 cos थीटा इस डायरेक्शन में, dE2 cos थीटा इस डायरेक्शन में और वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा dE2
साइन थीटा इस डायरेक्शन में। बोलो। तो DE2 के दो कंपोनेंट्स 36 घटक DE2 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक DE2 sin थीटा ये है, और इसके दो कंपोनेंट DE1 cos थीटा 36, DE1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक है। तो हम देख रहे हैं DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत व मान में बराबर होते हैं, इस कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत व मान में बराबर हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। जबकि DE1 cos थीटा DE2 cos थीटा समदिश हैं, एक दिशा में होने के कारण ये आपस में जुड़ जाएंगे और परिणामी जो तीव्रता है कुछ इस डायरेक्शन में होगी। परिणामी तीव्रता किस डायरेक्शन में होगी फ्रेंड्स? इस डायरेक्शन में होगी। अर्थात ये अन्य अल्पांश अवयवों के जोड़े, अर्थात अन्य जो अल्पांश अवयव हम लेंगे, अन्य अल्पांश अवयवों के जोड़े भी OP की डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इससे ये बात तय हुई कि जो हमारा इस रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो रेखीय आवेश के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर। इस रेखीय आवेश के लंबवत डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऊर्ध्वाधर इस ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं जो आपस में निरस्त हो जाते हैं, केवल 36 घटक आपस में जुड़ रहे हैं। इस कारण किसी भी इस रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो हमें केवल इस रेखीय आवेश के लंबवत डायरेक्शन में ही मिल रहा है। तो ये बात तय हुई कि रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र करने के लिए हम L लंबाई व R त्रिज्या के काल्पनिक गाउसियन बेलन की परिकल्पना करेंगे। इस रेखीय आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम L लंबाई व R त्रिज्या के गाउसियन बेलन की कल्पना करेंगे। L लंबाई व R त्रिज्या के गाउसियन बेलन की कल्पना करेंगे, और हमें यह पता चल गया कि रेखीय आवेश के कारण परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही विद्युत क्षेत्र होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास कोई रेखीय आवेश है ये आवेशित रेखीय आवेशित चालक तार है, और इसके हम चारों ओर L लंबाई व R त्रिज्या के गाउसियन बेलन की कल्पना करेंगे। ये इसकी लेंथ L है, L लंबाई है, और रेडियस इसकी कितनी है? R। रेडियस कितनी है? R। L लंबाई व R त्रिज्या के हम एक गाउसियन बेलन की कल्पना करते हैं, जिसके हम यहाँ सरफेस पे देखेंगे, जिसके इसका क्षेत्रफल जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल dA है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे पॉइंट इस तार से और ये है हमारा पॉइंट O, और ये है हमारा पॉइंट O डैश। तो यदि हम बिंदु P की बात करें, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तो इसके लंबवत होगा, रेखीय आवेश के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र होगा, E विद्युत क्षेत्र होगा, और एरिया वेक्टर जो है पृष्ठ के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर भी पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा, पृष्ठ के लंबवत है एरिया वेक्टर। इस बिंदु O पर यदि हम बात करें, बिंदु O पर एरिया वेक्टर dA इस डायरेक्शन में होगा,
एरिया वेक्टर dA इस डायरेक्शन में होगा और विद्युत क्षेत्र इस वायर के परपेंडिकुलर आवेश के लंबवत डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यदि यहाँ पे O डैश पर बात करें तो O डैश पर यदि हम बात करें ये O डैश पर, तो ये हो जाएगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र लंबवत डायरेक्शन में होगा। यदि बिंदु P पर और O डैश पर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, विद्युत क्षेत्र बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र इसके परपेंडिकुलर, विद्युत क्षेत्र इस रेखीय आवेश के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और यहाँ पे इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे पृष्ठ पर एरिया वेक्टर विद्युत क्षेत्र की ही डायरेक्शन में होगा। तो यदि हम बात करें कुल विद्युत फ्लक्स की, कुल विद्युत फ्लक्स बात करें कुल विद्युत फ्लक्स की, तो कुल विद्युत फ्लक्स d phi E इज इक्वल टू b phi O डैश d phi P प्लस d phi O। हम तीन बिंदुओं पर विद्युत फ्लक्स को देखेंगे, O डैश, P और O। d phi E इज इक्वल टू बिंदु O डैश पे विद्युत फ्लक्स EDA कास और E और DA के बीच का एंगल 90 डिग्री प्लस EDA कास बिंदु P पे E और DA के बीच का एंगल 0 डिग्री है। E और DA एक ही डायरेक्शन में है तो कास 0 प्लस EDA कास और बिंदु O पे E और DA के बीच का एंगल 90 डिग्री है, कास 90। तो कास 90 का मान 0 प्लस कास 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा EDA और फिर कास 90 का मान 0, तो आ जाएगा EDA d phi E इज इक्वल टू EDA। अब फ्रेंड्स यहाँ से D हटेगा तो यहाँ पे होल एरिया, संपूर्ण एरिया हो जाएगा A phi इज इक्वल टू E सरफेस इंटीग्रल dA, तो phi इज इक्वल टू E इंटू A। गॉस की प्रमेय से phi E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये है गॉस की प्रमेय। phi इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो phi E की जगह पे हम Q अपान एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। यहाँ पे रख देंगे हम Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट E इंटू A, Q अपान एप्सिलॉन नॉट E इंटू A, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट E इंटू A। इस बेलन का हम क्षेत्रफल डालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RL, 2 पाई RL। यह बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई RL। तो यहाँ से E निकालें तो E इज इक्वल टू Q अपान 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू, यदि हम इसको ऐसे लिख लें, Q अपान L इंटू 1 अपान 2 पाई
आर एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपान एल को हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लेमिडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल। क्यू अपान एल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लेमिडा, तो E इज इक्वल टू लेमिडा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये है हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इज इक्वल टू लेमिडा अपान 2 पाई आर और यहाँ 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू लेमिडा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। किसी अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू लेमिडा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो E है ये प्रोपोर्शनल है 1 अपान आर के। E प्रोपोर्शनल है 1 अपान आर के, यानी R का मान यदि घटेगा, यदि R का मान घटेगा तो E का मान बढ़ेगा, और यदि R बढ़ेगा तो E का मान घटेगा, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू है 1 अपान आर। यदि E और R में हम ग्राफ को प्रदर्शित करें, ये है हमारा R और ये है हमारा E। ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, E प्रोपोर्शनल 1 अपान आर। यदि E और R में हम ग्राफ को प्रदर्शित करें तो ये हाइपरबोलिक शेप में कुछ आता है, अति परवलयिक रूप है E प्रोपोर्शनल 1 अपान आर। यदि E का मान, जब E का मान घटता है तब R का मान बढ़ता है, यानी R घटेगा तब E बढ़ेगा, और जब E बढ़ेगा तो R का मान घटेगा। तो ये रेखीय आवेश के कारण अनंत लंबाई के किसी रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक था। तो उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। गुड नाइट।